हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि नरेशन में अगर कोई जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब कि अगर वो सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे क्या करना है वो हम एग्जाम्पल के ही थ्रू देखेंगे शार्ट में। देखा इधर, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसके पहले क्या कर रहे थे, सेड को हम टोल्ड में बदल रहे थे। तो टोल्ड में यहाँ पे नहीं बदलना है, यहाँ पे हम सेड को बदल देंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम इसको आस्क्ड के बजाय हम इसको एनक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। जैसे ये भी लिख सकते हैं, ही एनक्वायर्ड, ही आस्क्ड के बजाय एनक्वायर्ड में भी हम बदल सकते हैं। मंगेश कट गया क्या? तो देखिए, ही आस्क्ड। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम क्या करें। ये सेकेंड पर्सन है तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकेंड पर्सन है तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को ही ले लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया मी, ऑब्जेक्ट हमने ले लिया मी। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कामा इनोटेड कामा की जगह पे क्या लिखे। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, एनक्वायर्ड अगर आप लिखे तो एनक्वायर्ड अगर लिखे हैं तो ऑब्जेक्ट होने पर अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आप भी लगाना पड़ेगा, आप में। अगर आप एनक्वायर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे आप भी लगाना पड़ेगा। बस ये आप जानकारी के लिए बस रखें, ये आप जान लें, लेकिन आप जनरली आप आस्क्ड का ही यूज करिए। हाँ, ये भी जानना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज करने के लिए आ जाता है। तो ऐसे में हमको पता होना चाहिए कि अगर एनक्वायर्ड आप लिखा है तो वो कौन सा सेंटेंस है, तो इसको भी जानना चाहिए, लेकिन हम जनरली इसी का यूज करते हैं। तो ही आस्क्ड में, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो हम क्या करेंगे। हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो हमको लिखना है इफ या वेदर, इफ या वेदर। अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो हमको लिखना है इफ या वेदर। अब यहाँ पे इफ या वेदर में से क्या लिखें, देखिए, अगर आपके सेंटेंस में तीन चीजें हैं, और नॉट या इफ, अगर इनमें से कोई भी है, और नॉट है, इफ है, इनमें से तीनों में से कोई अगर एक है तो आपको केवल लिखना है वेदर, WHETHER। यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए जगह इसको छोड़ दिया मैंने। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं वेदर, वेदर। अगर इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से कोई अगर एक है, यहाँ पे देखिए और नॉट आया, तो इनमें से अगर कोई एक है, और नॉट है या इफ है, तो आपको इफ या केवल वेदर ही लिखना है। अगर इनमें से कोई एक है तो केवल वेदर ही लिखना है, केवल वेदर। तो यहां भी हमने लिखा वेदर। और इन तीनों में से अगर कोई एक नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आपको इफ भी लिख सकते हैं आप और वेदर भी लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर इन तीनों में से कोई एक है तो केवल वेदर ही लिखेंगे, और इन तीनों में से कोई नहीं है तो हम इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और नॉट था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेदर। यहाँ पे इफ नहीं लिख सकते, इफ लिखेंगे तो गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका हम क्या करें। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को देखिए लाना होता है सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब को हम ले आएंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि इसको बना देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर डू या डज है, इसके बारे में एक अलग चीज है। अगर डू डज है, अगर आपका सेंटेंस डू डज से शुरू है और हेल्पिंग अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है
तब तो ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है तो डू डज को हटा देंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद से यानी कि यू के बाद से नॉट नहीं है तो हम डू डज को हटा देंगे। फिर से मैंने कहा कि देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को ले जाते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन डू डज के बारे में एक चीज आपको देखना है कि डू डज अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है तो हम डू डज को हटा देते हैं। इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसीलिए अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है तो हम डू डज को हटा देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है इसलिए डू डज को हटा देंगे। अब हमको इसको चेंज करना है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो अगर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे मी के अनुसार तो हो जाएगा यहाँ पे आई। अब ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे गो का हो जाएगा वेंट, उसके बाद से मैंने लिखा यहाँ पे टू स्कूल और नॉट। अब ये देखेंगे ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। देखिए रिपोर्टेड स्पीच को जब हम बदल देंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपका वो जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होगा वो तब अफर्मेटिव में हो जाएगा। अफर्मेटिव जब हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखें, यही चीज यहाँ भी करना था, अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी यही चीज यहां भी करना है। आई वेंट टू स्कूल और नॉट। तो देखिए ये चीज मैंने अलग से क्यों लिखा, आप एनक्वायर्ड आप भी आस्क्ड के जगह पे एनक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर एनक्वायर्ड का यूज आपने किया है तो अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको आप भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आस्क्ड वाले में ऐसा नहीं, जनरली हम इसी का यूज करते हैं। ये आपको केवल जानकारी के लिए रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखें, यहां पे लिखा है सी सेड डू यू नॉट नो हिम। अब इसको देखते हैं, तो फिर वही चीज है कि हमने लिखा सी सेड को बदल दे आस्क्ड में, एनक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं, एनक्वायर्ड में भी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है तो आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मान लीजिए हमने मी मान लिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आपने मी मान लिया, अब देखिए करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब को लाना होता है सब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे देखिए डू डज के बारे में यहाँ पे आपने देखा कि डू डज को हमने हटा दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्यों हटा दिया था, सब्जेक्ट के बाद से अगर नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट नहीं है तो डू डज को हटा देते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट है तो डू डज को हम सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट है तो डू डज को नहीं हटाएंगे, देखिए सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है तो डू डज को हटा देंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद से नॉट है, डू डज को नहीं हटाएंगे। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब को ला देंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि डू आ गया यू के बाद। अब यू को चेंज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखे, इफ या विद में से देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमने आपको ये कहा कि अगर सेंटेंस में अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है डू या डज, हेल्पिंग वर्ब से, अगर सेंटेंस शुरू हुआ है इस रिपोर्टेड स्पीच वाला हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको लिखना है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर। इफ या वेदर में से यहाँ पे क्या लिखे, अब देखिए अगर ये और ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं, यानी कि और नॉट और इफ इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ वेदर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो, और अगर इनमें से कुछ है तो केवल वेदर ही लिखना है। अब आगे लिखा मैंने कि अब देखिए डू को यहाँ पे लाए, अब ये यू को चेंज कर देंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा आई, और डू यहाँ पे आ गया है, अब ये हो गया है यहाँ पे क्या डू नॉट, तो डू नॉट और डज नॉट को बदल देते हैं किसमें, डिड नॉट में। तो यहाँ पे लिख देंगे डिड नॉट नो हिम। ये क्वेश्चन मार्क हटेगा, अब ये बन गया है अफर्मेटिव, तो ये क्वेश्चन मार्क हटेगा और यहाँ पे लगा देंगे क्या फुल स्टॉप। अब इसको देखें, जरा इसको देखिए, अगर यहाँ भी हम चाहे होते तो एनक्वायर्ड आप लिख सकते थे। जरा इसको देखिए, रोहन सेड डिड सी हेल्प यू, आई सेड यस। अब जरा देखिएगा यहाँ लिखा है रोहन
सेड, तो लिखेंगे रोहन आस्क्ड, रोहन आस्क्ड। अब एक चीज दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक चीज दिखेगा, यहाँ पे जवाब भी दिया गया। रोहन सेड डिड सी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद किया? आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। अब देखिए, सवाल पूछा रोहन ने, सवाल पूछा रोहन ने तो जवाब मैंने क्यों दिया? सवाल पूछा रोहन ने तो मैंने जवाब क्यों दिया? जवाब देने वाला व्यक्ति, इसका मतलब कि इसी से पूछा गया, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है, और जिसने जवाब दिया है यही ऑब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट मानेंगे। देखिए, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी ने जवाब दिया है तो जवाब देने वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे, जवाब देने वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो ये जवाब दिया है यही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे मी, इसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जिसने जवाब दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसी को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट बन गया। आई का को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मी। तो रोहन आस्क्ड मी। अब यहाँ पे डिड से शुरुआत, इफ या वेदर लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखे, इफ या वेदर में क्या लिखे। अगर आपको मैंने कहा कि अगर इनमें से कोई एक है, अगर हमारे वाक्य में और नॉट या इफ में से कोई एक है, और नॉट या इफ में से कोई एक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेदर, केवल वेदर। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, आप इसी को लिखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें कि हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो डिड आ गया सी के बाद, डिड आ गया अब सी के बाद। अब सी को तो चेंज, देखिए सी हमारा क्या, अब इसको चेंज करें, सी हमारा थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी। अब यहाँ पे डिड आ गया, अब डिड को किस में बदलते हैं? डिड मतलब ये पास्ट इनफिनिट को दर्शाता है, पास्ट इनफिनिट, तो पास्ट इनफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि डिड को बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। डिड अगर है, डिड है तो डिड को हैड, और हैड है तो थर्ड फॉर्म, तो डिड को बदल देंगे हैड में, और हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा हेल्प। अब यह लिखा है यू, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। दूसरी चीज कि यू है वर्ब के बाद, इसलिए ऑब्जेक्ट माना जाएगा, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी हो जाएगा। अब ये आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है आई सेड यस, इसके लिए भी कुछ करना है। आई सेड यस, इसके लिए क्या करें? तो देखिए, इसके लिए ये करना है, एक इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे लिखे आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन, आप ये लिखिए आई, इसको बदल दीजिए रिप्लाइड, और फिर लिखिए इन, आई रिप्लाइड इन। यहां लिखा ही सेड तो ही रिप्लाइड इन, सी सेड तो सी रिप्लाइड इन, और यहाँ पे क्या लिखिए, अगर यस लिखा है तो लिखिए अफर्मेटिव, अगर यस लिखा है तो लिखिए अफर्मेटिव, अगर यहां नो लिखा है तो लिख दीजिए निगेटिव। ये कब लिखेंगे देखिएगा, अगर लिखा है आई सेड यस तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ नो लिखा होता, नो, तो हम अफर्मेटिव की जगह पे निगेटिव लिख देते। अगर यहाँ नो लिखा होता, अगर यहाँ लिखा नो तो आप लिखते इसको, लेकिन यहाँ लिखा था यस, यहाँ लिखा था यस, यहाँ लिखा था यस, इसलिए आपने क्या लिखा? अफर्मेटिव। अगर यहाँ लिखा होता नो, तो नो लिखा होता तो हम इसको लगाते। चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या होगा। इसको करने का एक और तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि लिखे आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड दैट, आई सेड को बदल दिया रिप्लाइड में दैट, आई रिप्लाइड दैट। और ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है आपको बस यही लिख देना, आई रिप्लाइड दैट सी हैड, सी हैड, ये आपका जवाब कंप्लीट हो जाए। यानी कि इसका सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपने लिख लिया तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दो तरीका हुआ, आई सेड यस तो यहां लिखा आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, एक तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका ये हुआ कि आई रिप्लाइड दैट
आई रिप्लाइड दैट सी हैड, यानी कि आई आई रिप्लाइड दैट, और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया सी हैड। अगर ये नो होता तो जैसे यहाँ पे लिखते क्या, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, और यहाँ पे लिखते, अगर यहाँ पे नो होता तो हम लिखते आई रिप्लाइड दैट सी हैड नॉट, अगर नो होता तो। लेकिन यहाँ यस है तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे ये। तो ये आप इसके लिए चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सही होगा। आगे देखते हैं, ये लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर ये आपको कठिन लगता है तो काम इससे भी चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है इफ आई मीट यू, यहां पे दो वाक्य है, विल यू हेल्प मी, यहां पे लिखा दो सेंटेंस, तो एक है इफ आई मीट यू विल यू हेल्प मी। तो अगर सेंटेंस में दो वाक्य है, देखिए इसके पहले भी मैंने इसकी चर्चा किया है कि अगर दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है तो वही दोनों सेंटेंस क्लॉज या उपवाक्य कहलाते हैं। अगर दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया जाए तो वही सेंटेंस उपवाक्य या इंग्लिश में क्लॉज कहलाते हैं। तो देखिए अगर आपके रिपोर्टिंग, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें दो वाक्य है और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी कि एक इंटेरोगेटिव है, ध्यान से सुनो, अगर दो उपवाक्यों में से कोई एक उपवाक्य आपका इंटेरोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आप इसको पहले कर दीजिए। जब इसको पहले करेंगे तो इसी के अनुसार हम चेंज कर देंगे। जब इसको पहले करेंगे तो आप इसको पहले करेंगे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, आप इसको कर दीजिए पहले नंबर पे इसको कर दीजिए। तो जब इसको पहले नंबर पे करेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको लिखे सी आस्क्ड, सी आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने मान लिया मी। अब इफ या वेदर के स्थान पे क्या लिखे, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड। देखिए आपको जब इसको ये पहले करेंगे, इसको जब पहले करेंगे तो ये किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या लिखते हैं, इफ या वेदर, कोई एक लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में और नॉट या इफ है तो आपको क्या लिखना है, केवल वेदर ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए आपका किससे शुरू हो रहा है, हम इसको पहले करने जा रहे हैं। तो जब इसको पहले करेंगे तो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसी के रूल से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लगाते हैं। तो जब इफ या वेदर लगाना है क्या लगाएंगे। अब एक चीज आपको बताया कि अगर सेंटेंस में और नॉट या इफ है, यहाँ पे इफ है तो आपको क्या लगाना है, केवल वेदर ही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया वेदर। तो सी आस्क्ड में वेदर। अब इसको हम पहले कर दिए, तो इसको पहले कर दिए। अब विल कहा जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और यू को चेंज कर देंगे मी के अनुसार तो हो जाएगा आई। अब विल यहाँ पे गया तो विल साइन को बदल देंगे वुड में, तो यहाँ हो जाएगा वुड। आगे लिखा मैंने हेल्प, वुड है तो फर्स्ट फॉर्म ही होगा हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा हर, कामा। अब इसको इधर लाए तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे कामा को हटा देंगे। अब इफ को इधर ला रहे हैं तो यहाँ पे, यहाँ कामा को क्यों मैंने हटाया, जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कामा था, क्यों, कामा इन दोनों को जोड़ रहा था, कामा ही इन दोनों को जोड़ रहा था। यहाँ पे अब इन दोनों को इफ जोड़ देगा, इसलिए यहाँ से कामा को हमने हटाया इफ। अब यहाँ पे आई है, आई को सी के अनुसार चेंज कर देंगे तो हो जाएगा सी। अब मीट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा सेकंड फॉर्म। मेट यू को बदल देंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो ये हो जाएगा मी। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तीन सेंटेंस और है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, राहुल से, राहुल ने कहा व्हाई विल ही नॉट हेल्प यू। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो हमने कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ या वेदर लिखा। जब आप क्वेश्चन वर्ड से, जब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, राहुल से, तो यहाँ पे लिखे राहुल आस्क्ड, राहुल आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मान लेंगे, मान लीजिए हमने मी मान लिया। वाई, अब देखिएगा
अगर ये हेल्पिंग, अगर ये वाई ना होता, विल से शुरू होता, अगर ये विल से शुरू होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, इफ या वेदर, इफ या वेदर। लेकिन नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगेगा, तब ये क्वेश्चन वर्ड ही लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिख लेंगे, यही क्वेश्चन वर्ड, यानी कि लिखेंगे वाई। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो अब देखिए, अब जब ये यहाँ चला गया, पहले इसकी व्यवस्था करें, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है, इसको बदलेंगे नहीं, बदलते नहीं थर्ड पर्सन को। विल यहाँ पे आ गया है, विल या सेल को बदल देंगे वुड में। उसके बाद से हो जाएगा नॉट, उसके बाद से हो जाएगा हेल्प, और यू आपका ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन के अनुसार। अच्छा, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा मे, और ये ऑब्जेक्ट भी है तो यहाँ पे हो जाएगा मे। और ये देखिए क्वेश्चन मार्क हटेगा, बन जाएगा फुल स्टॉप, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हटा करके लगा देंगे फुल स्टॉप। अब दूसरे को देखिए, अब इसको यहाँ पे लिखे द मैन आस्क्ड, द मैन आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए इफ, अब देखिए क्वेश्चन, ये आपका वो है, क्या नाम है, कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे क्या लिखे, देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो इफ या वेदर लगाते, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, तो जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो क्वेश्चन वर्ड को ही यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हेल्प क्वेश्चन वर्ड को ही लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पे ही को लिखेंगे, ये ही थर्ड पर्सन में है, बदलेगा नहीं, और इज को, इज यहाँ पे है, इज आर एम को बदल देंगे वाज वर्ब में, तो हो जाएगा ही वाज। तो द मैन आस्क्ड हु ही वाज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटेगा और लग जाएगा फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे क्या होगा, सी सेड विच क्वेश्चन हैव यू सॉल्व, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सी आस्क्ड, यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो चलिए मी मान लिया। अब ये क्वेश्चन वर्ड, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखेंगे विच। और ये ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन है तो उसके साथ ही रहेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन है तो नाउन भी उसके साथ ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन। यानी कि देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, हमने कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्वेश्चन वर्ड लिखा, और उसके साथ हेल्पिंग, अगर उसके साथ नाउन भी है तो नाउन उसके साथ ही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने विच क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन है तो नाउन उसके साथ ही यहाँ भी रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी। अब देखिए हैव को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अब यहाँ पे यू को चेंज कर देंगे, मी के अनुसार हो जाएगा आई, हैड को बदल देंगे हैड में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, और इसके साथ होता है थर्ड फॉर्म, पहले से भी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, क्वेश्चन मार्क हटेगा, लग जाएगा फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। और एक चीज और है, एक सेंटेंस ऊपर वाला मिटा दें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में सेल या विल आया है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेल या विल आया है, और अगर आपको ये लगे कि वहां पे सलाह मांगी जा रही है, अगर आपको ये लगे कि सलाह मांगी जा रही है, या आपको लगे कि परमिशन मांगी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सेंटेंस में विल या सेल आया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में,
अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या सेल आया है और अगर आपको लगे कि उसमें सलाह लिया गया है या आपको लगे कि अनुमति ली गई है, तो आप सेल विल को वुड में नहीं बदलेंगे। अब तक वुड में बदलते रहे, लेकिन जब आपको लगे कि ऐसे वाक्य में सलाह मांगी जा रही है या ऐसे वाक्य में अनुमति मांगी जा रही है, तो आप सेल विल दोनों को बदलेंगे शुड में, ना कि वुड में। अब यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, तो क्वेश्चन वर्ड ही कामा की जगह पे लिखेंगे हाउ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हाउ शैल आई सॉल्व द क्वेश्चन। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा कि मैं यह सवाल कैसे हल करूंगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं यह सवाल कैसे हल करूंगा। सवाल ये है कि सवाल मुझे हल करना है, तो ये मुझे पता होना चाहिए, हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं। तो अगर मैं ये आपसे पूछा हूं कि मैं ये सवाल कैसे हल करूंगा, यानी कि मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूं, आपसे मैं उसका तरीका जानना चाहता हूं, मतलब आपसे सलाह लेना चाहता हूं कि मतलब कौन सा तरीका मुझे अपनाना चाहिए। तो जब ये लगे कि भाई सवाल मुझे हल करना है, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं इसका तरीका जानना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। तो अगर शैल या विल वाले वाक्य में यदि आपको लगे कि सलाह मांगी जा रही है, तो वहां पे आप शैल विल को वुड में नहीं शुड में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको शुड में बदलेंगे। अच्छा, आई क्वेश्चन कर देंगे ही के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा ही। और शैल विल यहाँ पे आ गया, शैल को चेंज कर देंगे शुड में, सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगा। सॉल्व, हाउ ही शुड सॉल्व द क्वेश्चन। ये कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा और क्वेश्चन मार्क भी हटेगा, लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इसके साथ जो है हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पार्ट है वो इसका समाप्त होता है। इसके बाद से अगले क्लास में अगर देखते हैं कि अगले क्लास में क्या करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।